तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुद्रा और मीनाक्षी आखिरकार गुफा का मुहाना ढूंढने में कामयाब हो ही गए। पर जैसे ही वो लोग गुफा से बाहर निकले, उन्हें 4 सैनिकों ने बंदी बना लिया और उनपे नागलोक में बिना अनुमति के घुसपैठ करने का आरोप लगाकर उन्हें महाराज के समक्ष ले जाने की बात करने लगे। तो अब देखना यह है कि इस नई मुसीबत का सामना रुद्रा और मीनाक्षी कैसे करते हैं। जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 6। 4 सैनिकों में से एक सैनिक ने रुद्रा पर भाले की नोक तान दी और कहने लगा, तुम लोग जो कोई भी हो, पर अब तुम दोनों हमारे बंदी हो। तुम्हें अब हमारे साथ हमारे नागराजा के समक्ष चलना होगा। अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे। इतना कहकर वो चारों सैनिक रुद्रा और मीनाक्षी को लेकर राजमहल की ओर निकल पड़े। चलते वक्त रुद्रा उन चारों सैनिकों के पहनावे को गौर से देख रहा था। उनके पहनावे को देख रुद्रा हैरान था। वो सोचने लगा, ये सैनिक, इनके पोशाक काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले कभी इस तरह का पहनावा नहीं देखा। क्या ये किसी आदिवासी कबीले के सैनिक है जो अपने मुखिया के कहने पर बाहरी लोगों को बंदी बना के उनकी हत्या करते हैं? मैंने तो ये भी सुना था कि ये लोग इंसानों की हत्या करके उनका मांस तक खाते हैं। बाप रे, अगर ये लोग वही है तो फिर हमें अब भगवान ही बचा सकते हैं। आदिवासी कबीले के बारे में सोचकर रुद्रा का शरीर कांप उठा। वैसे रुद्रा का डरना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस कबीले के बारे में रुद्रा सोच सोचकर परेशान हुए जा रहा था, वो कबीला काफी खूंखार और शक्तिशाली कबीला था। इस आदिवासी कबीले के लोग बड़े ही बेरहम होते थे। इतने बेरहम कि स्त्रियों और बच्चों तक को नहीं बख्शते थे। ये आदिवासी कबीले के लोग हमेशा जंगलों में घात लगाए रहते थे। जो कोई भी गलती से इनके इलाके में प्रवेश करता था, वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आता था। अब तक केवल 100 में से 1% लोग ही उनके चंगुल से जिंदा लौट कर आ पाए थे, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल अवस्था में। उन 1% में से भी कई लोगों ने गंभीर चोटों की वजह से अपनी जान गंवाई थी, और बाकी बचे कुछ गिने चुने लोगों की वजह से इस कबीले का रहस्य उजागर हुआ। क्योंकि ये लोग हमेशा जंगल में ही रहते थे, इसीलिए इस कबीले को बाहरी लोग खूंखार अज्ञात समुदाय के नाम से जानने लगे। रुद्रा परेशान दिख रहा था। वो इस मुसीबत से निकलने के बारे में सोचने लगा। रुद्रा के साथ चल रही मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों से रुद्रा का हाथ पकड़ा हुआ था। वो इस समय इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। रुद्रा ने अपना दूसरा हाथ मीनाक्षी के हाथ पर रख दिया। हाथ के स्पर्श से मीनाक्षी ने रुद्रा के चेहरे की तरफ देखा। तभी रुद्रा ने भी मीनाक्षी की ओर देखा। रुद्रा के चेहरे पर के भाव देखकर मीनाक्षी हैरान थी। वो सोचने लगी कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी रुद्रा एकदम शांत कैसे दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही है, मानो वो बोल रही हो कि मीनाक्षी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पल भर में ही मीनाक्षी का डर दूर हो गया। वो खुद को अब सहज महसूस कर रही थी। उसने आंखों ही आंखों में रुद्रा का धन्यवाद किया। रुद्रा ने भी स्वीकृति दिखाते हुए अपनी पलकें झपकाई। दरअसल रुद्रा जितना सहज मीनाक्षी को दिखाई दे रहा था, उतना ही वो अंदर से अशांत था। रुद्रा भागने की योजना पर सोच विचार करने लगा। इस दौरान पीछे चल रहे 2 सिपाहियों में से एक सिपाही ठहाका लगाते हुए कहने लगा, आज लगता है ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ही ली। जो ये दोनों गुप्तचर हमारे हाथ लगे, इन्हें नागराजा के हवाले करेंगे तो नागराजा अवश्य ही हमें कोई बहुमूल्य वस्तु इनाम में भेंट करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर उसके साथ चल रहे दूसरे सैनिक ने कहा, हाँ भाई नागेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इतने दिनों से हमारे हाथ कोई नहीं लगा, पर आज अवश्य ही हमारे लिए शुभ दिवस है। इसी तरह वो दोनों कई देर तक ख्याली पुलाव पकाने लगे। उन दोनों की बकबक से तंग आकर आगे चल रहे सैनिकों के मुखिया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? अगर तुम दोनों अभी के अभी शांत नहीं हुए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मुखिया की डांट सुनकर दोनों सिपाही डर के मारे चुप हो गए। फिर कुछ क्षण पश्चात मुखिया ने कहा, हम लोग अब राजमहल पहुंचने ही वाले हैं।
सुबोध, इन्हें नकाब पहनाओ। मुखिया से आदेश मिलते ही सुबोध, जो कि मुखिया के साथ ही चल रहा था, उस सैनिक ने अपने कमर से 2 काले रंग के कपड़े निकाले और उससे वो रुद्रा और मीनाक्षी का चेहरा ढकने लगा। ये देखकर रुद्रा और मीनाक्षी दोनों डर गए। मीनाक्षी उन्हें समझाने का पूरा प्रयास कर रही थी कि वो दोनों कोई गुप्तचर नहीं है, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। रुद्रा भी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। तभी उसने फैसला किया कि अब जो होगा वो भोलेनाथ की मर्जी से ही होगा। कुछ ही देर में वो लोग राजमहल में प्रवेश कर गए। रुद्रा और मीनाक्षी के चेहरे पर काला कपड़ा होने की वजह से दोनों साफ तौर पर कुछ भी देखने में असमर्थ थे। तभी एकाएक घोषणा हुई, राजाधिराज नागराज महाराजा वासुकी पधार रहे हैं। इस घोषणा के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोग नागराज वासुकी का जय घोष करने लगे। महाराज वासुकी की जय हो, नागराज वासुकी की जय हो। नागराज वासुकी दरबार से होकर सिंहासन की तरफ जाने लगे और अपने हाथ से दरबारियों को शांत होने का इशारा देते हुए सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर एक भारी भरकम आवाज के साथ उन्होंने कहा, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। नागराज का आदेश मिलते ही उन चारों सिपाहियों ने रुद्रा और मीनाक्षी को दरबार में पेश किया और उनसे कुछ दूरी पर खड़े होकर राजा को प्रणाम करके वो चारों सिपाही वहां से चले गए। रुद्रा और मीनाक्षी को देखकर महाराज ने इशारा किया, जिस पर एक सैनिक उन दोनों की ओर बढ़ा और उनके चेहरे पर से उस काले कपड़े को निकालने लगा। कपड़ा हटते ही रुद्रा और मीनाक्षी लंबी लंबी सांसें भरने लगे। जब वो दोनों सामान्य हुए तो अपने सामने का दृश्य देखकर दोनों हैरान हो गए। नागराज वासुकी का दरबार भव्य था। एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर नागराज वासुकी बैठे थे। सिंहासन पर हर जगह नक्काशी काम किया हुआ था और उनमें अनगिनत हीरे जवाहर जड़े हुए थे। नागराजा के बाईं ओर उनकी पत्नी नीलिमा बैठी थी। सामने की तरफ दोनों ओर मंत्रीगणों के आसन थे। नागराज वासुकी के हाथ में राजदंड था, जिसके ऊपरी भाग में सांप का मुंह बना हुआ था। वह पूरी तरह सोने से बना था। पर यहाँ रुद्रा ने इस बात पर गौर किया कि इतने बड़े भव्य दरबार में कुछ गिने चुने मंत्रीगणों के अलावा और दूसरे कोई लोग नहीं थे। दरबार खाली खाली सा लग रहा था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी तो हुई, पर अब भी वो असहज ही था। यहाँ नागराज वासुकी रुद्रा और मीनाक्षी को बड़े ही गौर से देख रहे थे। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो कहने लगे, बच्चों, तुम लोग कौन हो और इस नागलोक में क्यों आए? महाराज को रुद्रा का प्रणाम। रुद्रा प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम रुद्रा है और ये है मीनाक्षी। हम लोग महर्षि संपाति के आश्रम के छात्र हैं। मीनाक्षी खुद गुरु संपाति जी की पुत्री है। हम लोग जंगल में औषधि वनस्पति और जड़ी बूटियां जमा करने आए थे कि अचानक एक बाघ ने हम पर हमला कर दिया। रुद्रा संक्षिप्त में महाराज को अपनी आप बीती बताने लगा। महाराज, हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं कि हम लोग नागलोक कैसे पहुंचे। हमें तो बस इतना पता है कि जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, आपके सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया। इतना कहते हुए रुद्रा असमंजस भरे भाव से महाराज की ओर देखने लगा। लड़की, क्या ये लड़का रुद्रा सच कह रहा है? महाराज ने मीनाक्षी की ओर देखकर पूछा। जी महाराज, रुद्रा पूरी तरह सच बोल रहा है। महाराज, कृपया हम पर दया करे और हमें सकुशल यहाँ से निकलकर अपने घर वापस जाने दे। वहाँ माँ, पिताजी और बाकी सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे। मीनाक्षी बड़े ही नम्र भाव से बोली। अब तक की सारी बातें सुनकर नागराज वासुकी कुछ सोचने लगे। उस समय वो धीरे धीरे अपनी राजदंड को जमीन पर पटक रहे थे। उससे निकलती टक टक की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। फिर रानी के साथ धीमी आवाज में कुछ वार्तालाप करके महाराज अपने सिंहासन से उठकर रुद्रा की तरफ बढ़े और कहने लगे, देखो रुद्रा और मीनाक्षी, तुम लोगों को छोड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नागलोक का एक नियम है। उसके मुताबिक अगर बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान भूल से भी नागलोक में प्रवेश करता है, वो भी बिना किसी अनुमति के, तो उसे कुछ परीक्षाएं देनी होती है और अगर उस परीक्षा में वो सफल होता है तो सहसम्मान उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। तो तुम्हें भी कुछ परीक्षाएं देनी होंगी
अगर उन परीक्षाओं में तुम सफल हो गए तो तुम दोनों को सम्मान के साथ तुम्हारे आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? रुद्रा और मीनाक्षी की हालत इधर कुआं और उधर खाई वाली हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर मरता क्या ना करता वाले अंदाज में रुद्रा बोल पड़ा, महाराज, अगर मैं इस परीक्षा में असफल हुआ तो? तभी महामंत्री जी खड़े होते हुए रुद्रा को कहने लगे, रुद्रा, तुम महाराज की बात को बराबर समझ नहीं पा रहे हो। इस परीक्षा का मतलब ही है कि अगर तुम जिंदा रहे तो समझो तुम सफल हो गए, अन्यथा मौत ही तुम्हारे असफलता का नतीजा होगा। महामंत्री की ये बातें सुनकर रुद्रा कुछ देर शांत रहा। फिर गंभीर लहजे में वो महाराज से कहने लगा, महाराज, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस परीक्षा में मेरी मौत होती है तो मेरे पीछे मीनाक्षी के साथ आप लोग क्या करोगे? इस बार महारानी नीलिमा बोल पड़ी, रुद्रा, मीनाक्षी एक लड़की है और लड़की होने के नाते उसका इस परीक्षा से कोई संबंध नहीं। इसीलिए अगर वो जाना चाहे तो उसे इसी वक्त सम्मान के साथ उसके पिताजी के आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। महारानी की बातें सुनकर रुद्रा बड़े ही आश्वस्त भरी निगाहों से मीनाक्षी की ओर देखने लगा, मानो मीनाक्षी की सुरक्षा की बात सुनकर उसने आधी जंग जीत ली हो। वो मीनाक्षी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका आशय भांपकर मीनाक्षी ही बोल पड़ी, रुद्रा, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाऊंगी। मीनाक्षी के इस फैसले से दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा फैला रहा। फिर नागराज वासुकी का इशारा भांपकर महामंत्री जी झट से बोले, तो ठीक है रुद्रा, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। तब तक तुम लोग हमारे शाही मेहमान हो। महामंत्री जी ने ताली बजाई तो कोने से 2 दासियां सामने आई। उनके आते ही महामंत्री जी ने उन्हें आदेश दिया, हमारे शाही मेहमानों को शाही विश्राम कक्ष में पहुंचा दिया जाए। आदेश मिलते ही दासियों ने महाराज का अभिवादन करके रुद्रा और मीनाक्षी को चलने का इशारा किया। दोनों ही उन दासियों के पीछे पीछे चलने लगे। तो दोस्तों, आखिर महाराज किस परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे और क्या रुद्रा उस परीक्षा में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।